सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं। इससे पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ वहीं पे शेयर किए जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स को हम देखते हैं। सबसे पहले कि वैलेंसी क्या होती है। देखो, वैलेंसी को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 और किसी में 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन एक जो एटम होता है उसके लास्ट सेल में हो सकते हैं। अब नेचर ने एक रूल बनाया है कि हम उनको ही स्टेबल मानेंगे, नेचर उनको ही स्टेबल मानेगी या अच्छा इंसान मानेगी उन एटम्स को जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे समझो, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये जो एटम्स होते हैं वो अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना ही चाहते हैं, ठीक है। अब एक एटम है जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके देखो ये एक एटम है जिसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये देखता है इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 1 है, 1 है। तो ये क्या करता है कि अपने 1 को दे देता है किसी को। वो अपने 1 को जैसे ही ये दिया तो इसके लिए लास्ट सेल ये 8 वाला हो गया क्योंकि इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये सेल तो बचा ही नहीं। तो सेल हम कंसीडर किसको करेंगे, 8 वाले को। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया और देने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 8 इसके लास्ट सेल में हो गए। एक दूसरा एटम है, ये देखो 2 इसके फर्स्ट सेल में है, 8 इसमें है और यहाँ पे 7 इसके लास्ट सेल में है। अब ये क्या करेगा, इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया था, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा, अंदर कर लेगा, जिससे इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो अब इसके लिए ये बाहर वाला सेल कंप्लीट हो गया। तो दोनों सारे एलिमेंट यही चाहते हैं कि उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 2 है तो वो 2 बाहर निकाल देगा, किसी का 6 है तो वो 2 को ले लेगा। बात समझ में आ रही है। तो यही जो होता है ना कि लास्ट सेल में ऑक्टेट को, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की प्रॉपर्टी को ऑक्टेट बोलते हैं। तो लास्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है उसी को वैलेंसी बोल देते हैं। सही है, वैलेंसी समझ में आ गया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये खुद से बाहर निकल जाएगा, नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कम एनर्जी है। जैसे जैसे हम बड़ा होता जाता है सेल और इससे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इसका न्यूक्लियस है ये, इससे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जाती है। हाँ, तो यहाँ पे 2 वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी बहुत कम है। ये 8 हैं, थोड़ा दूर हैं, दूर दूर राउंड कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी और ज़्यादा है। ये थोड़ा और दूर दूर राउंड कर रहा है, बाहर है सबसे, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर इसको और बाहर निकालना पड़ेगा तो सीधी सी बात है और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकाल देंगे तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में। तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना ये पॉइंट? अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ये H हाइड्रोजन एटम है, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और ये है हमारा क्लोरीन, इसके 2 यहाँ पे, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद क्या होते हैं, 7। ये क्लोरीन एटम है।
अब ध्यान दो, दोनों ने एक की शेयरिंग की, इसको एक चाहिए, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए ना फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो एक इसके पास पहले से ही है, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया इस वाले का, और एक इसका अपने पास है, दोनों ने शेयरिंग कर ली। इसका भी लास्ट शेल में 8 हो गया और इसका भी लास्ट शेल में 2 हो गया। लेकिन क्लोरीन ऐसा है कि क्लोरीन के पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इसके साथ शेयरिंग तो किया इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयरिंग में लगे हुए हैं, क्लोरीन उसको थोड़ी अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है, इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है। तो इस वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचता है, मतलब शेयरिंग में लगे हुए इलेक्ट्रॉन को एक एटम अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को शो कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉन्ड, इन द बॉन्ड कुछ भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बॉन्ड में जो यूज किए गए इलेक्ट्रॉन हैं, इनको शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? तो मेटेलिक कैरेक्टर हम बोलते ही उसको हैं कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे दें। तो जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो उनकी मेटेलिक कैरेक्टर बोली जाती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके बाद लास्ट टर्म आता है यहाँ पे मेटलॉइड्स, कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एक तरफ नॉन मेटल, एक तरफ मेटल, दोनों रखे गए हैं। अब कुछ एलिमेंट बीच में है जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। समझ में आ रही बात? तो ये सारे टॉपिक्स तो हो गए, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ और बतानी है अभी कि पीरियड एक होता है और एक होता है ग्रुप। तो पीरियड में ये टेंडेंसी क्या होती है और ग्रुप में क्या होती है। अब देखो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में ना जो सेल तो एक ही रहते हैं। जैसे एक एटम है, इसमें 2 सेल हैं, 2 सेल हैं, पहला वाला या दूसरा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे पीरियड में इन एटम्स को रखो, एक ए है, एक बी और एक सी, 3 का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब ए के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में मान लो 2, इस वाले में 1 था। लेकिन इस पीरियड में आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो बी के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसका अगर हमने देखा स्ट्रक्चर तो इसके लास्ट सेल में 2 हो जाएंगे। इस वाले में कितने हो जाएंगे? सी वाले में पहले में 2 था और उसके लास्ट सेल में 3 हो जाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये निकल के आ रहा है कि पीरियड में आगे बढ़ने पे सेल तो ऐड नहीं हो रहा है, एक ही सेल में क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अब सारी चीज़ें देखो होती क्या है पीरियड में, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्रोटॉन भी बढ़ गया। एक ए छोटा था, ऐसा था एक ए एटम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 प्रोटॉन था। इसने मैं बाहर वाले का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि एक ही है। लेकिन जैसे ही बी में हमने देखा तो 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे, इनके बीच फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगना, इसकी वजह से क्या होगा? इनका साइज थोड़ा सा पहले से छोटा हो जाएगा। पहले से क्या छोटा होता ही है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 2 एक दूसरे को जोर से पकड़ के खींचते हैं। सी वाले में तो कुछ और ही कमाल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और 3 प्रोटॉन है इसके पास। तो 3 आपस में बहुत जोर से पकड़ के खींचेंगे एक दूसरे को, तो ये बी से भी छोटा हो जाएगा। मतलब साइज इनका क्या हो जा रहा है? ये सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये छोटा। मतलब पीरियड में आगे मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करो, साइज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या हो जा रहा है? इंक्रीज। फोर्स इंक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। वैलेंसी का क्या हो रहा है यहाँ पे ये बताओ। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 ये लूज करता कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 2 लूज करता, ये वाला 3 करेगा। आगे अगर डी मिलता है तो 4 है, ये 4 लूज भी कर सकता है या 4 गेन। लेकिन जैसे ही ई मिलता है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? आंसर है नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन को कभी लूज नहीं करना चाहेगा। तो क्या करेगा? ये 3 को गेन कर लेगा,
3 को गेन कर लेगा। अभी तक 1 2 3 4 वैलेंसी बढ़ रही थी, लेकिन मिड में जाने के बाद वैलेंसी 3 हो गई। फिर अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन कोई एटम आता है उसके पास होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 6 को तो लूज नहीं करने वाला वो। तो फिर जो वैलेंसी है वे अभी से 1 2 3 4 हुई, फिर इसके बाद 3 हो गई, फिर 6 के लिए 2 हो गई, फिर 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 1 हो गई। तो वैलेंसी आगे बढ़ती है मिड तक, फिर जाने के बाद कम हो जाती है। लेकिन साइज देखो, साइज कम ही होता जाता है क्योंकि इनके बीच का फोर्स बढ़ता जाता है, और फोर्स बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको निकालने में ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको निकालने में और ज़्यादा मेहनत लगती है, तो साइज छोटा हो जाता है क्योंकि फोर्स बढ़ जाता है और अब इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी थी निकालने के लिए, इसके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा देना पड़ता है, इसके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ये बढ़ती जाती है पीरियड में। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये छोटा हो गया, साइज में जाने पे साइज छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को रखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को, कौन इजीली खींच पाएगा? इसका प्रोटॉन, इसका न्यूक्लियस इससे ज़्यादा पास में है, इसलिए ये इसको इजीली खींच पाएगा। मतलब टेंडेंसी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करेगा? ये वाला, क्योंकि ये छोटा है। समझ में आ रही बात? तो पीरियड में आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज छोटा होता है। मेटेलिक कैरेक्टर सीधा देख सकते हो, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कम इजीली, और ये उससे भी कम इजीली। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं चाहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये सारी चारों पॉइंट्स थे पीरियड के लिए। अब फटाफट हम ग्रुप के लिए देखते हैं। ग्रुप में देखो ABC हमने लिया। ग्रुप को तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ग्रुप तो हॉरिजॉन्टल होता नहीं है, ग्रुप कैसा होता है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल। अब देखो यहाँ पे ग्रुप हमने एक बनाया, ये A है, इसका एक आइटम है। इसमें क्या होता है कि एक सेल है, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, ध्यान दो, यहाँ पे पहले 1 था, पहला वाला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 2, लेकिन ग्रुप में जैसे ही नीचे जाएंगे तो पहले वाले में 1, दूसरा सेल एक मिलेगा जिसमें 8 है, और तीसरे में अब क्या बच जाएगा? 2। मतलब इसमें सेल ऐड होते जाते हैं। तीसरा और अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये AB है, फिर नीचे जाएंगे तो ये C मिलेगा। तो C में पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 मिल जाएंगे, और चौथे वाले में क्या मिलेगा? 2। मतलब पहले वाले में तो 2 सेल थे, दूसरे वाले ग्रुप में दूसरे वाले नंबर पे 3 सेल हो गए, और तीसरे वाले पे 4 सेल हो गए। कहने का क्या मतलब? इसमें सेल ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो सेल में नंबर इलेक्ट्रॉन जो है उनका सेम रह रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी? तो सेल ऐड होने से साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो एक चीज तो क्लियर है कि इनके बीच का जो फोर्स था वो ज्यादा था क्योंकि पास पास रहते थे। इनके बीच का जो फोर्स है, थोड़ा दूरी बढ़ गई, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है और इससे जो न्यूक्लियस इसका डिस्टेंस है, इनके बीच का फोर्स जो है वो थोड़ा कम हो गया। ये तो और दूर हो गया तो इसका जो फोर्स है और कम हो गया। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को देने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ी सी एनर्जी और कम लगेगी, इसमें बहुत कम एनर्जी में ही बाहर निकाल सकते हैं। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होगी, लेकिन ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन लास्ट वाला इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम देखते हैं। ये छोटा है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लेगा, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसका जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है, सेंटर है, इससे थोड़ा सा दूर पड़ जा रहा है, इसका सेंटर तो बहुत दूर पड़ जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी। मतलब ग्रुप में नीचे जाओ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज। साइज बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रखोगे तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर कर लोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।